बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने एपिथेलियम को इन डिटेल स्टडी करना है। एपिथेलियम को स्टार्ट करने से पहले मेडिकल हिस्टोलॉजी की बुक में इसका एक पॉइंट थी मेंशन किया गया है। द टर्म एपिथेलियम डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द अर्ली हिस्टोलॉजिस्ट स्टडीड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन एंड नोटिस द सेलुलर शीट्स यूजुअली शोड निपल लाइक प्रोजेक्शंस। हैंस द टर्म एपिथेलियम वाज कॉइंड इन ग्रीक। एपी इज़ ऑन और ओवर एंड थील जो है उसको निपल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एपिथेलियम को बेसिकली हम एपिथेलियम क्यों कहते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे निपल लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से, यानी कि थील का मतलब होता है इन ग्रीक निपल और एपी का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल अब एपिथेलियम को देखें तो हमें पता है कि जो एपिथेलियम इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल्स विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर हम एपिथेलियम देखें तो हमारी जो स्किन होती है, बेसिकली जो आउटर स्किन होती है वो बेसिकली सारी की सारी एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इस वजह से उन्होंने यानी कि एपी इज़ ऑन यानी कि ओवर द स्किन अगर हम देखें तो सारी जो कवरिंग होगी बेसिकली वो एपिथेलियम की होगी। एपिथेलियम बेसिकली क्या इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल्स विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। होता यह है कि एपिथेलियम के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंसनट्रेशन कम होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टिश्यू सेल्स बनाते हैं। यानी कि हमें पता है कि जब सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाती है और उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंपोजिशन ये होती है कि इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, पहली चीज़ ये कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंसंट्रेशन लिमिटेड होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सब्सटेंस जितना ज़्यादा थिक होगा तो उसकी प्रोटेक्शन एबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें एपिथेलियम के साथ, तो एपिथेलियम में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू कनेक्टिव टिश्यू कम होती है और वैसे भी कम होती है। उसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ए वेस्कुलर है, इसके अंदर किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसमें ना कोई ब्लड वेजल्स होती हैं। इसी वजह से हम इसको ए वेस्कुलर कहते हैं। ए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बायोलॉजी में फॉर विदाउट, यानी कि वेस्कुलराइजेशन बेसिकली क्या होती है, जब किसी तरह का ब्लड सप्लाई हो, और जब किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको हम एवेस्कुलर कहेंगे। देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय वेरिएबल अमाउंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें वेस्कुलराइजेशन नहीं है तो इस तक बेसिक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचते हैं, तो वो सपोर्ट बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू दे रहा है। अब कनेक्टिव टिश्यू में वेस्कुलराइजेशन होती है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज भी होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ईजिली जो है वो पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियम पड़ा हुआ है और इसके नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पड़ी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एपिथेलियम। एपिथेलियम में किसी तरह की वेस्कुलराइजेशन नहीं होती और वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है बेसिकली ये एपिथेलियम है और जो नीचे वाली लेयर है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब एपिथेलियम जो है वो हमारी बॉडी की मतलब जितनी भी लाइनिंग है हमारे, जैसे हमारी स्किन है, तो बेसिकली उसकी जो फर्स्ट लेयर होगी वो डेफिनेटली एपिथेलियम है जो कि ओवरऑल बॉडी को कवर कर रहा है। अब बेसिकली इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एपिथेलियम तक कैसे पहुंचते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि किस तरह से ये पहुंचते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एपिथेलियम के नीचे पाई जाने वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में वेस्कुलराइजेशन होती है, वो वेस्कुलराइज्ड टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एपिथेलियम तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे मतलब प्रेजेंट नहीं है और उसके अंदर वेस्कुलराइजेशन नहीं है तो कभी भी एपिथेलियम जो है वो अलाइव नहीं होगा, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि उस तक बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच रहे। इसके अलावा डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट, उन गैसेस के एक्सचेंज, वो सारा कैपिलरी लेवल पे हो रहा होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एपिथेलियम की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है पढ़ी कि ए वेस्कुलर होती है और इसकी वेस्कुलराइजेशन बेसिकली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू तो मिल रही होती है लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं। एपिथेलियम में एज सच कोई वेस्कुलराइजेशन नहीं होती, ये सारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो ले रहे होते हैं। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान एक लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर बेसल लैमिना भी कहते हैं, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल्स फॉर डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिटेल जो है वो इस चैप्टर में ही दी गई है। जब हम उस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिटेल स्टडी करेंगे।
वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये एपिथीलियम है और ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, तो इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और या फिर हम इसको बेसल लैमिना भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल्स की बनी हुई होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं कि जब एक प्रोटीन जो है वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जब आपस में मिल जाए। अब प्रोटीन इज़ एक्चुअली यानी कि ये तो प्रोटीन पार्ट ही हुआ ना, लेकिन ग्लाइको यानी कि इसके साथ जब ग्लूकोज कंपोनेंट में से कोई भी अटैच्ड होगा तो वो बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, और इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से जो चीज़ बनती है उनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। और इसके अलावा इसमें कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल्स, कोलेजन जो है वो भी एक प्रोटीन है, यानी कि इसमें बेसल लैमिना जिसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेजन टाइप 2 फिब्रिल्स। इसके अलावा जो ऑक्सीजन और बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफ्यूज टू द एपिथेलियल सेल्स एंड द ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर उन्होंने वही बात की है कि जो बेसिकली ऊपर जो है वो एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जितने भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो एक्सचेंज हो रही होती हैं इन एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में वेस्कुलराइजेशन होती है तो यहाँ से ईजिली जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। Conversely, the carbon dioxide and metabolic waste products diffuse from the epithelial tissues to the blood capillaries। Understood बात है, क्योंकि metabolic waste जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। इसी तरह से जब हमारे पास ऑक्सीजन जब पहुंचती है ब्लड कैपिलरीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज़ हो जाती है एपिथीलियम में ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, जो वापस चीज़ आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के दोनों के दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे और ये कनेक्टिव टिश्यू में दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज होंगी और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है फिर वो दोबारा हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाएंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स थे वो एपिथीलियम में गए। एपिथीलियम में चूँकि वेस्कुलराइजेशन नहीं थी तो उसको कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड कैपिलरीज बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो उसी रूट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो फिर डिफ्यूज़ हो जाएंगे इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो एपिथीलिया हमारी बॉडी का होता है इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को ग्लैंडुलर एपिथीलिया कहते हैं और दूसरे को कवरिंग एपिथीलिया कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथीलिया जो हैं वो एपिथीलिया होते हैं जो कि बेसिकली हमारे सिक्रीटरी पोर्शंस ऑफ द ग्लैंड्स को बनाते हैं, यानी कि ऐसे एपिथीलिया जो कि हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। तो जो उन ग्लैंड्स को उनकी सर्विसेज को बनाने वाले जो एपिथीलिया होते हैं उनको ग्लैंडुलर एपिथीलिया कहते हैं, और कवरिंग एपिथीलिया वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सर्टन ऑर्गन्स को जो है वो कवर कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी कैविटीज़ को, इंटरनल सर्फेसिस ऑफ द बॉडी कैविटीज़ को जो कवर कर रहे होते हैं उनको हम कवरिंग एपिथीलिया कहते हैं। सो द कवरिंग एपिथीलिया फॉर्म कॉन्टीन्यूअस शीट्स, यानी उसमें किसी तरह के जो हैं वो ब्रेकेजेस नहीं होती, किसी भी तरह के एक कॉन्टीन्यूअस शीट हमें नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि स्टमक है तो स्टमक के इर्द गिर्द हमें एपिथीलियम की एक लाइनिंग नज़र आ रही होगी और ये कॉन्टीन्यूअस शीट की तरह हमें नज़र आ रही होती है। So that is all about the covering epithelia. The covering epithelia are also line the luminal surface of the tubular structures of the body, the blood vessels and the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract में stomach भी आ जाता है, क्योंकि GIT tract हमारे माउथ से लेकर एनएस तक कंप्लीट GIT tract होता है, और जो blood vessels होती हैं और जो gastrointestinal tract है इनकी luminal surfaces को लाइन करने वाले जो सेल्स होते हैं वो भी बेसिकली एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि एपिथेलियम जो है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर हम एपिथेलिया ऑफ द बॉडी को ग्लैंडुलर एपिथेलिया और कवरिंग एपिथेलिया में किस तरह से डिवाइड करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया जो है बेसिकली वो हमारे ग्लैंड्स को बना रहे होते हैं, और कवरिंग एपिथेलिया वो स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी बॉडी को कवर करते हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं। इनमें हमारे ब्लड वेसल्स और GI ट्रैक्ट जो उनकी एग्जाम्पल्स कोट की हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिथेलियम।